नमस्कार, आप सभी का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड ईपीसी 4 के अंतर्गत यूनिट 1 के बारे में। ये वीडियो जो है यूनिट 1 का अंतिम वीडियो है, जिसमें हम जानेंगे भारतीय परिदृश्य में शिक्षकों के स्वयं में परिवर्तन, गुरु से प्रोफेशनल तक। चूँकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए इसको हमने 2 भागों में इसका वीडियो बनाया है। ये पार्ट 2 है, यानी कि दूसरा भाग है। पहला वीडियो भी आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय परिदृश्य में शिक्षकों के स्वयं में परिवर्तन, गुरु से प्रोफेशनल तक। भारतीय परिदृश्य की यदि हम बात करें तो पाते हैं कि शिक्षकों के स्वयं में परिवर्तन हुए हैं, यानी कि शिक्षकों के व्यवहार में परिवर्तन हुए हैं और वह सभी आज गुरु से व्यवसायिक यानी कि प्रोफेशनल बन गए हैं। पहले क्या होते हैं? पहले गुरु होते थे, पहले जो है गुरु होते थे, लेकिन आज के परिदृश्य में सभी क्या हो चुके हैं? वो गुरु से प्रोफेशनल बन गए हैं। हम आज की परिदृश्य की बात करें तो सभी जो हैं गुरु से प्रोफेशनल बन गए हैं। पहले हमारी पहचान क्या थी गुरु की, अब हो चुकी है वो प्रोफेशनल की, यानी कि हम सभी आजकल व्यवसायिक हो चुके हैं। शिक्षा में यानी कि एजुकेशन में इतनी विषमता यानी कि डिस्पैरिटी पहले कभी नहीं थी जितना कि हमें आज दिखाई देती है। इतनी विषमता जो है, इतनी डिस्पैरिटी जो है पहले कभी नहीं थी जितनी कि आज हमें दिखाई देती है। कुछ विद्यालय और महाविद्यालय बहुत महंगे हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं, बहुत महंगे हैं और सबकी पहुंच से दूर है। वहाँ पर हर व्यक्ति, हर छात्र नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसका फीस जो है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। और दूसरी ओर अधिकतर ऐसे स्कूल हैं, ऐसे विद्यालय हैं जहाँ ना पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं हैं और न ही विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षक। वर्तमान परिदृश्य में हमारे समक्ष 2 तरह के विद्यालय, महाविद्यालय नजर आते हैं। एक वैसे हैं जिसकी फीस जो है इतनी ज़्यादा महंगी है जहाँ पर सबकी पहुँच नहीं हो सकती है, और कुछ ऐसे विद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं जहाँ पर न तो बुनियादी सुविधाएं हैं और न ही विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षक। यदि हम पाठ्यक्रम की बात करें यानी कि सिलेबस की बात करें तो अधिकतर व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले महाविद्यालयों में नामांकन पाने की होड़ मची रहती है, यानी कि वैसे पाठ्यक्रम जो प्रोफेशनल कोर्स कराते हैं, प्रोफेशनल कोर्स, वैसे महाविद्यालय या वैसे विद्यालय जो प्रोफेशनल कोर्स कराते हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, उनमें क्या होता है? नामांकन पाने की होड़ मची रहती है, क्योंकि सभी को यह लगता है कि इस प्रकार के कोर्स, इस प्रकार की कार्य प्रणाली श्रृंखला से अच्छे भविष्य का रास्ता खोलता है। सबको ये लगता है यदि हम इस प्रकार का कोर्स करें तो क्या होगा? हमारा भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल हो सकता है। इसलिए इस तरह के कोर्स में होड़ मची रहती है। उस कोर्स की बहुत ही लंबी सूची आप सभी को ज्ञात ही होगा कि वो कौन कौन से कोर्स हैं जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम में आते हैं और उनमें नामांकन पाने के लिए कितनी होड़ मची रहती है, क्योंकि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में ऐसी भावना बन चुकी है कि हम यदि प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो हमें आसानी से जो है जॉब की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसी हमारी मानसिकता बन चुकी है। लेकिन
परिस्थिति कैसी है वर्तमान में? इन कॉलेजों में प्रवेश पाना पैसों की ताकत पर निर्भर करता है। यहाँ पास पैसों की मांग होती है, बस पैसों की आस होती है, बस वहाँ पर पैसे की आपकी डिमांड की जाती है, ना कि योग्यता की, ना कि एबिलिटी की। वैसे कॉलेज में यदि आप नामांकन पाना चाहते हैं तो आपके पास कितनी योग्यता है यह कोई मायने नहीं रखता है, बशर्ते आपके पास पैसा कितना है यह मायने रखता है। क्योंकि ऐसे कॉलेजों में, ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश पाना बस पैसों की ताकत पर निर्भर करता है। इन्हीं सब परिस्थितियों ने शिक्षक एवं समाज को बदलना शुरू कर दिया। जो ये परिस्थिति हमारे समक्ष उत्पन्न हो रही है, इन्हीं सब परिस्थितियों ने शिक्षक एवं समाज को जो है बदलना शुरू कर दिया है। इसके फलस्वरूप भारत में शिक्षा भी प्रभावित हुई एवं इसका स्वरूप बदलने लगा। क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है, जब विद्यालय के पाठ्यक्रम में, विद्यालय के रूप में परिवर्तन होता है तो शिक्षा भी यहाँ प्रभावित होने लगती है। 90 के दशक में आपको याद होगा, 90 के दशक में जो है नई शिक्षा प्रणाली लागू की गई, जिसके अनुसार सरकार ने अपने आप को कई जिम्मेदारियों से मुक्त करना शुरू कर दिया और राज्यों के द्वारा संचालित अनेक क्षेत्रों को बाजार के हवाले कर दिया गया, यानी कि मार्केट के हवाले उन्हें कर दिया गया। जितनी भी चीज़ें थी जो पहले गवर्नमेंट के अंदर थी, तो 90 सेंचुरी में, यानी कि 90 के दशक में कई चीज़ लागू की सरकार ने, अपनी आर्थिक नीति लागू की, जिसमें उन्होंने क्या किया, कई चीज़ों को बाजार के हवाले कर दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण की बाढ़ सी आ गई, यानी कि प्राइवेट संस्थानों की बाढ़ सी आ गई। जब कोई चीज़ मार्केट के अधीन होती है तो क्या होता है, इसमें बाकी सभी लोग सम्मिलित होने लगते हैं। लोग शिक्षा को एक व्यवसाय का रूप दे दिए, व्यवसाय बना दिए इसको, और बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों और गांवों तक प्राइवेट स्कूलों तथा महाविद्यालयों की भरमार हो गई। शिक्षा अब सरकारी नीतियों से तय न होकर बाजार के नियमों से संचालित होने लगी। बाजार के नियम यानी कि मार्केट रूल्स। मार्केट रूल्स क्या होते हैं? बाजार के नियम क्या हैं? आप सभी को पता होगा। बाजार जो है एक कंपटीशन पर चलता है, बाजार में प्रतिस्पर्धा चलती है। तो जैसे कि आपके विद्यालय, महाविद्यालय, आपके जो कॉलेज हैं वो क्या हुए, आप बाजार के अधीन हो गए और बाजार के नियम के अनुसार, मार्केट के नियम के अनुसार वो संचालित होने लगे। अब उसमें कोई भी सरकारी नियम, कोई भी सरकारी नीतियाँ का कोई भी पालन नहीं किया जाता था। उस समय भी नहीं होता था। आप वर्तमान में देख सकते हैं, वर्तमान में भी किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता है, क्योंकि हर जगह एक प्रतिस्पर्धा सी मच गई, यानी कंपटीशन हो गया। और यह स्पष्ट हो गया कि यदि अस्तित्व को बचाना है तो बाजार के नियम के अनुसार चलना होगा। यदि हमें अपना अस्तित्व बचाना है, हमें कायम रहना है, तो बाजार जैसा चाहता है, बाजार का जो नियम है, हमें उसी के अनुरूप कार्य करना होगा, तब हम चल सकते हैं। और बाजार का नियम क्या है? बाजार का नियम है, बाजार परंपरागत रूप से लाभ और आपूर्ति तथा मांग के नियम से संचालित होता है। यह प्रतिस्पर्धा पर चलता है, यानी कि कंपटीशन पर चलता है। बाजार का नियम ही है कि उसे हमेशा लाभ चाहिए, उसको बेनिफिट चाहिए, और उस चीज़ की कितनी डिमांड है। आप देख सकते हैं वर्तमान में जितने भी व्यवसायिक कोर्स हैं उनकी क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे आपके प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट संस्थान ओपन हो रहे हैं, जहाँ पर बहुत से विद्यार्थी अपना कोर्स संचालित कर रहे हैं। कोर्स कैसे संचालित कर रहे हैं ये सभी को ज्ञात है, क्योंकि बाजार को बस लाभ चाहिए और आपूर्ति। जितना चीज़ों की डिमांड रहेगी उतने को आपूर्ति करेगा। तो और कंपटीशन, एक कंपटीशन भी रहता है बाजार में, तो इसी अनुरूप जो है हमारा शिक्षा संस्थान चलने लगा।
इस प्रकार से देखा जाए तो जिस तरह से समाज बदला, बाकी चीज़ें भी उसी तरह से बदलने लगी और इसका सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षा के ऊपर पड़ा। जब हमारा समाज बदला है, हमारी सोसाइटी बदलती है, तो प्रत्येक चीज़ों में बदलाव होना शुरू हो जाता है और जब इतना बदलाव होगा तो उसका प्रभाव हमारे शिक्षा पर, एजुकेशन पर भी पड़ा। क्योंकि यदि शरीर के लिए भोजन जितना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार तन और मन दोनों के लिए शिक्षा जो है बहुत ही जरूरी है। लेकिन वर्तमान में भारत में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था लागू की गई। पहली, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में दोहरी नीति का पालन किया गया। वो दोहरी नीति कौन कौन है? वो दोहरी नीति ये है, सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाओं को भी चलाने की स्वीकृति दे दी गई। जितने भी कोर्स हैं, चाहे प्राइमरी से लेकर हायर लेवल तक जितने भी कोर्स संचालित होते हैं वर्तमान में, उन सबको दो नीति का पालन किया गया। एक, सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी यानी कि गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट संस्थाओं को भी चलाने की स्वीकृति दे दी गई, मान्यता दे दी गई। लेकिन हुआ क्या, वर्तमान में हमारे समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि सरकारी संस्थाओं की तुलना में गैर सरकारी संस्थाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ी। यदि एक गवर्नमेंट कॉलेज बनता है तो उसके बदले में 10 प्राइवेट संस्थानों का निर्माण होता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि जितनी तेजी से सरकारी संस्थाओं का निर्माण हुआ, उससे कहीं ज़्यादा तेजी से गैर सरकारी संस्थाएं आगे बढ़ी। ऐसी स्थिति में हम स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि इस बदलते परिवेश में शिक्षा की क्या भूमिका रही होगी। आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि शिक्षा जो है किस स्तर पर चली गई होगी, शिक्षा का क्या स्तर रहा होगा। आज के परिदृश्य में शिक्षक को विचारों, आदर्शों तथा जीविकोपार्जन में से किसी एक को चुनना होगा। यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपके समक्ष बहुत ही कठिन समस्या है कि आप किसको चुनें। आप अपने विचारों को चुनें, आप अपने आइडियल को चुनें, अपने आदर्शों को चुनें, या फिर अपने जीविकोपार्जन को चुनें, अपनी रोजी रोटी के लिए संसाधन चुनें। इनमें से किसी एक को चुनना होगा। इस दोहरी शिक्षा नीति के बीच दो प्रकार के शिक्षक हमारे समक्ष हैं। अभी जो दो शिक्षा नीति है, दोहरी शिक्षा नीति है, तो हमारे समक्ष दो प्रकार के शिक्षक दिखाई देते हैं। एक वे जिन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त है, यानी कि जो गवर्नमेंट टीचर हैं, और दूसरे वह जो पूरी तरह से बाजार के खेल पर आश्रित है, यानी कि पूरी तरह से वो मार्केट के खेल पर आश्रित है। ऐसे हालत में जहां एक शिक्षक को दूसरे शिक्षक से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन है। आप देख सकते हैं मार्केट में क्या होता है, मार्केट में हमेशा कंपटीशन चलते रहता है। जैसे कि एक किसी ने अपना शॉप खोला है, दुकान खोला, उसके बगल में यदि किसी दूसरे व्यक्ति ने अपना शॉप खोल दिया, दुकान खोल दिया, तो दोनों के बीच क्या होगा, हमेशा कंपटीशन चलते रहता है। तो वही कंपटीशन आज के डेट में है। एक शिक्षक से दूसरे शिक्षक की प्रतिस्पर्धा है, यानी कि एक टीचर से दूसरे टीचर के बीच कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि वो सभी लोग बाजार के खेल पर आश्रित है, बाजार के नियम के अनुसार चलते हैं। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा मांग है उतनी ही चीज़ें जो है आपूर्ति कराई जा रही है। तो हम समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में शिक्षा के स्तर में गिरावट आना लाजमी है। जब हम सभी मार्केट के नियम में चले गए, मार्केट के रूल में चले गए, तो जो हमारा शिक्षा का स्तर है, जो भी एजुकेशन का स्तर है, एजुकेशन का लेवल है, उसमें तो गिरावट आना लाजमी है। यदि हमें शिक्षा के स्तर में सुधार लाना है और बेहतर समाज का निर्माण करना है, तो दोनों तरह के शिक्षकों को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी और अपनी गुणवत्ता में सुधार लाना होगा। जो दो तरह के शिक्षक हमारे समक्ष मौजूद हैं, एक वैसे जिन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त है और दूसरे वो जो कि पूरी तरह से मार्केट के खेल पर आश्रित हैं। उन दोनों को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी और
अपनी गुणवत्ता में सुधार लाना होगा। हमें मार्केट के नियम के अनुसार नहीं चलना होगा। हमें ये देखना होगा कि हम कितना बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं, अपनी गुणवत्ता में सुधार लाते हैं, तो अपने आप ही आपका भी विकास होता है और समाज का भी विकास होता है। यदि हम आज की शिक्षा प्रणाली को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इस शिक्षा प्रणाली में बहुत ही सकारात्मक बातें भी देखी जा सकती है। अभी तक तो हम इसके निगेटिविटी को यानी कि नकारात्मक चीज़ों को देख रहे थे, यानी कि गुरु से प्रोफेशनल हो गए हैं, सारे कोर्स जो हैं आजकल प्रोफेशनल संचालित कराए जा रहे हैं, लोग वैसे कोर्स की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर जॉब आसानी से मिल जाए और हमारा जो शिक्षण व्यवस्था जो है वो मार्केट के नियम के अनुसार संचालित होता है। ये तो इसकी हो गई नकारात्मक बातें, लेकिन इसकी कुछ पॉजिटिविटी बातें भी है, यानी कि कुछ सकारात्मक बातें भी है। और सकारात्मक चीज़ें कौन कौन सी है, वो पॉजिटिव बातें कौन सी है, चलिए हम देखते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव यानी कि पॉजिटिव प्रभाव यह है कि शिक्षा उन जगहों पर भी पहुंच गई जहां कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। ये मेरा अपना विचार है कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एजुकेशन वहां तक पहुंच गया है जहां तक कभी कोई न सोच सकता था और न ही सरकारी से कर पाने में कभी सक्षम हो पाती। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी सुदूर गांव में रहते हैं और आपके गांव में ही एक महाविद्यालय ओपन हो जाता है, महाविद्यालय खुल जाता है, तो उससे फ़ायदा क्या होता है? गांव के जो बच्चे हैं जो कि बड़े बड़े शहरों में जा कर के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वो अपने गांव में खुल चुके महाविद्यालय में आसानी से घर से आ जा कर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सरकार उतनी कोशिश नहीं कर पाती जितना कि गैर सरकारी संस्थाएं कर पाती है। हर जगह शिक्षा जो है आसानी से सुलभ हो गई है। और दूसरा फायदा वो यह है कि जो मुझे लगता है कि इस दबाव के कारण शिक्षकों को अपनी गुणवत्ता बढ़ाने का भी मौका मिला है, क्योंकि जब हर जगह कंपटीशन है तो यदि आप बेहतर प्रदर्शन नहीं करते हैं तो क्या होगा? आपको मार्केट में कोई नहीं पूछेगा। तो मार्केट का ये भी नियम है, यदि आपके उत्पाद में, यदि आपके प्रोडक्ट में गुणवत्ता नहीं रहेगा तो उस प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा। तो दूसरा फायदा ये हुआ है कि शिक्षक को अपनी गुणवत्ता बढ़ाने का मौका मिला है, यानी कि अपने नॉलेज को गेन करने का मौका मिला है, बढ़ाने का मौका मिला है। क्योंकि जब तक आप अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाएंगे, अपनी गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएंगे, आप इस मार्केट के खेल में नहीं टिक सकते हैं। तो ये दो पीस हमको लगता है कि ये जो सकारात्मक बातें जो है, ये जो पॉजिटिव बातें जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पहला कि शिक्षा हर उस जगह पहुंच गई जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता था, और दूसरा यह है कि शिक्षकों को अपनी गुणवत्ता बढ़ाने का मौका भी मिला है। आज के दौर में शिक्षकों की भूमिका और भी बढ़ गई है, जिसे सकारात्मक दिशा में ले जाकर, पॉजिटिव वे में ले जाकर नए नए रास्तों की तलाश की जा सकती है। क्योंकि आज का जो दौर है, जो कंपटीशन का दौर है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को एक सकारात्मक वे में, पॉजिटिव वे में ले जाकर नए नए रास्तों की तलाश कर सकते हैं। ये कहा भी क्या है, यदि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता ओपन हो जाता है। तो हमें उन रास्तों पर चलना है और हमको एक पॉजिटिव वे की तरफ बढ़ना है। तो हम जान रहे थे बीएड सेकेंड ईयर के EPC 4 के अंतर्गत यूनिट 1 को, जिसमें हम जाने स्वयं की समझ, शिक्षा के बारे में दार्शनिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण एवं गुरु से प्रोफेशनल तक। एक यहाँ पर हम आप सभी के लिए प्रश्न दे देते हैं, जिसका उत्तर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यदि आपको इसका उत्तर पता है तो आप जरूर दीजिएगा। इसका उत्तर हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। आप वो प्रश्न नोट आउट कर लीजिए। वो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षणों को दर्शाता है? यहाँ पर हम 4 ऑप्शन देंगे, जिसमें आपको बताना है कि वो कौन सा कथन है जो एक आदर्श
शिक्षक, यानी कि आइडियल टीचर के विशेष अभिलक्षणों को दर्शाता है। पहला आपका है कक्षा में पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाता है, यानी कक्षा में क्लास में जो सिलेबस है वो सिलेबस को पूर्ण करवाता है, कंप्लीट करवाता है। और दूसरा ऑप्शन है अधिगम में छात्रों की सहायता करता है, यानी कि सीखने में अधिगम में छात्रों की हेल्प करता है, मदद करता है। और तीसरा है एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करता है। और चौथा इसका है एक कठोर अनुशासक की भांति व्यवहार करता है। तो ये थे वो 4 ऑप्शन थे, जिनमें से एक राइट आंसर को आपको जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।